हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर एग्री ट्विटर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां बनाते हैं अपनी एग्रीकल्चर की स्किल को और भी बेहतर। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एमसीक्यू बेस्ड जनरल एग्रीकल्चर के कुछ क्वेश्चंस को जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये पार्ट 3 है, बाकी के 2 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं। इन्हें आप चैनल पर वापस जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है, when a period of dry weather that occurs when an area receives less than its normal amount of rainfall। एक ऐसा समय जहां पर किसी क्षेत्र में औसत से कम बारिश होती है तो उस सूखे को क्या कहा जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शंस है। तो उस सूखे को बोला जाता है मेट्रियोलॉजिकल ड्रॉट। मेट्रियोलॉजिकल ड्रॉट ऐसा क्षेत्र जहां पर औसत से कम बारिश होती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार ये बताया गया है कि ऐसी जगह, ऐसा क्षेत्र जहां पर औसत वार्षिक वर्षा जो है औसत से 25% कम होती है, औसत से 25% कम होती है, उसको बोला जाता है मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे एटमॉस्फेरिक ड्रॉट क्या होता है और हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट क्या होता है। एटमॉस्फेरिक ड्रॉट, दिस ड्रॉट अकर ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, हाई विंड वेलोसिटी एंड हाई टेम्परेचर। जब हाई टेम्परेचर होता है, हाई विंड वेलोसिटी होती है और लो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी होती है तो वहां पर एटमॉस्फेरिक ड्रॉट अकर होता है। इस पिक्चर में आप इसको समझ सकते हैं। अगर बात होगी हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट की, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट में होता क्या है कि जो वाटर बॉडी है, ग्राउंड वाटर टेबल है, ये लेक हो गया, रिजर्वायर्स हो गया, स्ट्रीम फ्लो हो गया, इनमें पानी का जो लेवल है वो आपको कम देखने को मिलता है, तब वहां पर हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट कंसीडर किया जाता है। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं फिजियोलॉजिकल ड्रॉट की। फिजियोलॉजिकल ड्रॉट में क्या होता है कि जो प्लांट होता है उसकी जड़ों के द्वारा पानी को, सॉइल वाटर को एक्सेस नहीं किया जाता है, सॉइल वाटर को एक्सेस करने में अनेबल होती हैं प्लांट रूट्स। ठीक है, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? फिजियोलॉजिकल ड्रॉट। इसका दूसरा नाम है स्यूडो ड्रॉट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको याद रखेंगे। अगला है एग्रीकल्चरल ड्रॉट, व्हेन क्रॉप्स आर अफेक्टेड बाय ड्रॉट। जब क्रॉप किसी भी प्रकार के सूखे से अफेक्टेड हो, प्रभावित हो, तो उसको एग्रीकल्चरल ड्रॉट कहा जाता है। सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट क्या होता है? व्हेन द सप्लाई एंड डिमांड ऑफ इकोनॉमिक गुड्स आर अफेक्टेड बाय ड्रॉट। जब सूखे की वजह से सप्लाई और डिमांड इकोनॉमिक गुड्स की जो प्रभावित होती हैं उसको कहते हैं सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट। इकोलॉजिकल ड्रॉट की बात करें तो क्या होता है? व्हेन नेचुरल इकोसिस्टम आर अफेक्टेड बाय ड्रॉट। जब नेचुरल इकोसिस्टम सूखे की वजह से प्रभावित होता है तो उसको इकोलॉजिकल ड्रॉट कहा जाता है। एस्पिरेंट्स, इस स्लाइड में ड्रॉट के मैकेनिज्म्स को बताया गया है, किस तरीके से ड्रॉट को अवॉइड किया जा सकता है, ड्रॉट को टॉलरेट कैसे किया जा सकता है और उसके स्टेप्स क्या कैसे है। एस्पिरेंट्स, अगला क्वेश्चन है, द प्रोविजन ऑफ पंचायत्स डील्स विद इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में प्रोविजन ऑफ पंचायत, पंचायत के प्रोविजंस के बारे में बात की गई है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में प्रोविजन ऑफ पंचायत की बात की गई है। प्रोविजन ऑफ पंचायत, इसका मतलब क्या है और पंचायत कितने प्रकार की होते हैं, आइए जानते हैं। पंचायत होती है 3 प्रकार की। पहली होती है ग्राम पंचायत जो होती है विलेज लेवल पर। दूसरी होती है पंचायत समिति जो होती है इंटरमीडिएट पंचायत, जिसको हम ब्लॉक लेवल पर ही कह सकते हैं, ब्लॉक पंचायत, ब्लॉक पंचायत। और तीसरी होती है जिला परिषद जिसको डिस्ट्रिक्ट पंचायत बोला जाता है। On the recommendation of which of the following committee the concept of कृषि विज्ञान केंद्र was launched। कृषि विज्ञान केंद्र के कॉन्सेप्ट को किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर लॉन्च किया गया था? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मोहन सिंह मेहता कमेटी। मोहन सिंह मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन पर कृषि विज्ञान केंद्र को लॉन्च किया गया था। स्टूडेंट्स, इस रिकमेंडेशन में क्या क्या इंक्लूड था ये देखते हैं। पहली चीज थी टेक्निकल लिटरेसी, लर्निंग वुड बी इम्पार्टेड। अन्य व्यक्तियों तक जानकारी को पहुंचाना वर्क एक्सपीरियंस के थ्रू, इसको बोला जाता है टेक्निकल लिटरेसी। ये पहला रिकमेंडेशन था जो इंक्लूड था। दूसरी थी ट्रेनिंग, ट्रेनिंग वुड बी प्रोवाइडेड टू एक्सटेंशन वर्कर, फार्मर और फिशरमैन्स। एक्सटेंशन वर्कर, फार्मर और फिशरमैन्स को बेहतर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, ये भी इंक्लूड था इस रिकमेंडेशन में। दूसरा है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस ये तीसरा रिकमेंडेशन था जो कृषि विज्ञान केंद्र को लॉन्च करने के लिए रिकमेंडेशन दी गई थी। ये तीनों आप याद रखेंगे। स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन विच मेथड ऑफ एसेक्सुअल प्रोपगेशन ए स्टेम इज मेड टू प्रोड्यूस रूट्स व्हाइल स्टिल अटैच्ड टू पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड। एसेक्सुअल प्रोपगेशन का एक ऐसा मेथड जिसमें स्टेम का इस्तेमाल किया जाता है रूट को प्रोड्यूस करने में, जबकि जो स्टेम होता है वो अपने पेरेंट प्लांट से ही अटैच्ड होता है। इस विधि को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं लेयरिंग।
इसको मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ। इसमें क्या करते हैं कि जो जीवित तना होता है उसकी टहनी को मोड़कर मिट्टी में हम अटैच कर देते हैं, मिट्टी में बांध दिया जाता है। ठीक है, टहनी जो होती है वो अपने ये अपने पेरेंट प्लांट से ही अटैच्ड होती है। ठीक है, ये इससे अटैच्ड होती है और जब इसको मिट्टी में बांधा जाता है तो इसमें जड़ें निकलने लगती हैं। ठीक है, जड़ वाले तने को फिर अलग कर लिया जाता है। मान लीजिए ये 3 जगह से यहाँ पर जड़ें निकली और इनको फिर हम अलग कर लेते हैं। अलग करके इसको क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। ट्रांसप्लांट कर लिया जाता है और एक नया पौधा बन जाता है। ठीक है, लेयरिंग उन पौधों के लिए उपयुक्त होती है जो जमीन के पास जिनकी टहनियाँ जो होती हैं जमीन के पास होती हैं। जैसे कि ये पौधा है, इसकी जो आप देखेंगे ये टहनी है, ये जमीन के पास ही है, तो इसको आसानी से यहाँ पे मोड़ा जा सकता है। ठीक है, हाँ, लेयरिंग कितने प्रकार की होती है ये भी आप जान लें कि जैसे सरपेंटाइन हो गई, स्टूल लेयरिंग हो गई, एयर लेयरिंग हो गई, ये आपको याद रखना है। Which one is the commercial root stock used in propagation of सपोटा? सपोटा के प्रोपगेशन के लिए कौन सा कॉमर्शियल रूट स्टॉक इस्तेमाल किया जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, खिरनी। ठीक है, खिरनी का इस्तेमाल करते हैं कॉमर्शियल रूट स्टॉक के लिए सपोटा के प्रोपगेशन में। ठीक है, सपोटा को प्रोपगेट किया जा सकता है 3 विधियों से, इनार्चिंग, एयर लेयरिंग और सॉफ्टवुड कटिंग से। स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका साइंटिफिक नेम याद रखना है खिरनी का। ठीक है, खिरनी का साइंटिफिक नेम होता है मडेलकारा हेक्सेंड्रा। यहाँ पे लिखा हुआ है मडेलकारा हेक्सेंड्रा, इसे आप याद रखेंगे। इन बनाना, कटिंग ऑफ pseudostem after harvesting from mother plant to develop ratoon plant is known as। बनाना में pseudostem को काटना, मदर प्लांट से pseudostem को काटना और रेटून को डेवलप कराना, ये इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है मैटकिंग। मैटकिंग क्या होता है? इस प्रक्रिया में केले का जो पौधा होता है उसके स्यूडो स्टेम को काट दिया जाता है। इस पिक्चर में आप देखेंगे कि ये ऊपर का जो भाग होता है इसको स्यूडो स्टेम कहते हैं, इसको प्लांट से अलग कर दिया जाता है। इसको अलग क्यों किया जाता है? जिससे कि रेटून प्लांट जो हो वो डेवलप हो सके। ठीक है, which one is the prominent member of 1:1 type group in which one tetrahedral and one octahedral layer is present? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोमिनेंट मेंबर है 1:1 टाइप ग्रुप का जिसमें एक टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल लेयर पाई जाती है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कायोलिनाइट। स्टूडेंट्स, इसको हम चाइना क्ले या फिर कायोलिन के नाम से भी जानते हैं, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ लेयर, सिलिकेट क्लेज। इसमें 3 टाइप के सिलिकेट क्ले होते हैं, 1:1, 2:1, 2:1:1 टाइप। 1:1 में क्या होता है कि एक टेट्राहेड्रल प्लेट होती है और एक ऑक्टाहेड्रल प्लेट होती है। इसका एग्जाम्पल है कायोलिनाइट। 2:1 का एग्जाम्पल है स्मैकटाइट। 2:1:1 का एग्जाम्पल है क्लोराइट, इसे आप याद रखेंगे। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट डिसऑर्डर्स लाइक हेलो स्टेम ऑफ कॉलीफ्लावर, ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर एंड टॉप सिकनेस ऑफ टोबैको इज कॉज्ड। कॉलीफ्लावर का हेलो स्टेम और ब्राउनिंग, टोबैको का टॉप सिकनेस किस न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी के कारण होता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बोरान। बोरान की कमी के कारण कॉलीफ्लावर का हेलो स्टेम और ब्राउनिंग और टोबैको का टॉप सिकनेस डिसऑर्डर अकर करता है। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं बोरान के कुछ फंक्शंस को। पहला है सेल वॉल। बोरान इज कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बोरान। सेल डिवीजन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टूडेंट्स, फ्रूट एंड सीड डेवलपमेंट में भी बोरान का महत्वपूर्ण योगदान होता है। शुगर ट्रांसपोर्टेशन, पॉलिनेशन और नाइट्रोजन फिक्सेशन में इसका फंक्शन देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे पॉलिनेशन भी आप। बोरान इज इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिनेशन एंड सीड सेट। पॉलिनेशन और सीड सेट्स के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो आपका आंसर होगा बोरान। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं बोरान की डेफिशिएंसी। बोरान की डेफिशिएंसी कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? टर्मिनल वर्ड्स जो होती हैं वो डाई हो जाती हैं, इंपॉर्टेंट डेफिशिएंसी है। ब्रिटल स्टेम्स देखने को मिलता है। और तीसरा है रेड्यूस्ड फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। ये तीनों आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बोरान की डिफिशियंसी कब अकर करती है ये भी आपको जानना है कि जब पीएच जो होता है ग्रोइंग मीडियम का वो 6.5 से ज़्यादा हो। जब पीएच जो है ग्रोइंग मीडियम का 6.5 से ज़्यादा हो तो बोरान की डिफिशियंसी देखने को मिलती है। फर्टिलाइजर एप्लीकेशन का जो रेट है वो लो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन रेट हो तो वहाँ पर भी हम बोरान की डिफिशियंसी देख सकते हैं। ठीक है, जो जनरल पर्पस के फर्टिलाइजर है उनका इस्तेमाल किया जाता है तो बोरान की डिफिशियंसी देखने को मिलती है। वेदर जो है वो कूल और क्लाउडी होने पर भी बोरान डिफिशियंट हो जाता है।
इन विच सॉयल ऑर्डर इज क्रायोपेडोटर्वेशन कैन बी ऑब्जर्व? किस सॉयल ऑर्डर में क्रायोपेडोटर्वेशन देखने को मिलता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जेली सॉल्ट्स में। जेली सॉल्ट्स में क्रायोपेडोटर्वेशन देखने को मिलता है। जेली सॉल्ट्स पाई कहाँ जाती हैं और जेली सॉल्ट्स के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, ये आपको याद रखना है। हाई लेटीट्यूड पोलर रीजन्स में जेली सॉल्ट्स पाई जाती हैं और इसका एग्जाम्पल है जेली सॉल्ट्स साइबेरिया, अलास्का, कनाडा, एंडीज, तिब्बत और नॉर्दर्न स्कैंडिनेविया में पाई जाती है। ठीक है। इन 2023-24 which of following state was the largest producer of cotton? 2023-24 में कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा कॉटन, किस स्टेट ने सबसे ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस किया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात के द्वारा 2023-24 में सबसे ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस किया गया। ए सर्टिफाइड सीड कैन बी यूज्ड फॉर हाउ लॉन्ग? एक सर्टिफाइड सीड को कितने समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है? पहला ऑप्शन सही है, फॉर 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ द इनिशियल सर्टिफिकेशन टेस्ट। इनिशियल सर्टिफिकेशन टेस्ट के 9 महीने तक एक सर्टिफाइड सीड को इस्तेमाल किया जा सकता है, इसे आप याद रखेंगे। द कल्चरेबल कमांड एरिया फॉर ए माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट इज? माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए कल्चरेबल कमांड एरिया कितना होना चाहिए? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 2000 हेक्टेयर और लेस। 2000 हेक्टेयर या फिर उससे कम कल्चरेबल कमांड एरिया होना चाहिए एक माइनर प्रोजेक्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए। आइए इसकी डिटेल देखते हैं। बेस्ड ऑन कल्चरेबल कमांड एरिया, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट कौन सा होगा? जहां पर एरिया 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा होगा उसको कहेंगे मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट। ऐसा एरिया ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें लैंड है उसका एरिया 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर तक है तो उसको हम कहेंगे मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट। और तीसरा हमने आपको बताया माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट, जहां पर एरिया 2000 या 2000 हेक्टेयर से कम होगा तो उसको माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट की श्रेणी में रखा जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग प्लांट इज वुडी बट कंसिडर एज ए नॉन ट्री स्पीसीज? निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट है जो वुडी होता है लेकिन उसको अभी भी नॉन ट्री स्पीसीज में कंसिडर किया जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बम्बू को। बांस को नॉन ट्री स्पीसीज के रूप में कंसिडर किया जाता है। इसका किंगडम आपको याद रखना है प्लांटी, और इसका जो ऑर्डर है वो है पोल्स, और इसकी फैमिली है पोएसी। साइंटिफिक नेम है बम्बूसा वुल्गैरिस। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, इसे आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे। When the root exuded of one plant affect another, it is called? जब प्लांट से कोई केमिकल एक्सक्यूड होता है तो वहां पर एक प्लांट दूसरे प्लांट को अफेक्ट करता है, इसको कहा जाता है एलिलोपैथी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है एलिलोबायोसिस का पूरा चित्रण किया गया है, इसे आप देखेंगे। एलिलोपैथी क्या होता है कि जब किसी प्लांट के रूट से कोई केमिकल रिलीज होता है और वो दूसरे प्लांट को अफेक्ट करता है तो उसको एलिलोपैथी इफेक्ट कहते हैं। जैसे कि मेज के प्लांट से एचसीएन रिलीज होता है, ठीक है, जो दूसरे प्लांट के लिए हार्मफुल होता है, इसे आप याद रखेंगे। The progeny of breeder seed and is responsible for producing certified seed also known as? ब्रीडर सीड का प्रोजनी कौन सा है जो रिस्पॉन्सिबल होता है सर्टिफाइड सीड को प्रोड्यूस करने के लिए? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड जो है वो ब्रीडर सीड का प्रोजनी है और इसको सर्टिफाइड सीड को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि सीड के क्लासिफिकेशन को। क्लास ऑफ सीड, इसमें सीड 5 प्रकार के होते हैं: न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, रजिस्टर्ड सीड और सर्टिफाइड सीड। न्यूक्लियर सीड और ब्रीडर सीड जो होते हैं ये ब्रीडर के पास होते हैं, जबकि फाउंडेशन सीड, रजिस्टर्ड सीड और सर्टिफाइड सीड का इस्तेमाल क्वालिटी कंट्रोल के लिए किया जाता है। सर्टिफाइड सीड का इस्तेमाल प्लांट्स के द्वारा फार्मर के द्वारा किया जाता है, इसी को गुड सीड बोला जाता है। ठीक है, बात करते हैं ब्रीडर सीड की। तो ब्रीडर सीड जो होता है ये कम्स डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट ब्रीडर, प्लांट ब्रीडर के से डायरेक्टली ये आता है। इसी से फाउंडेशन सीड ग्रो किया जाता है, फाउंडेशन सीड से रजिस्टर्ड सीड, और सर्टिफाइड सीड को या तो रजिस्टर्ड सीड से या फिर सर्टिफाइड सीड से ग्रो किया जाता है। स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लैक स्कर्फ ऑफ पोटैटो कॉज्ड बाई? पोटैटो का जो ब्लैक स्कर्फ डिजीज होता है वो किसके द्वारा कॉज किया जाता है? पहली चीज तो ये एक फंगस के द्वारा कॉज होता है जिसका साइंटिफिक नेम है राइजोक्टोनिया सोलेनाई। ये एक फंगल माइसीलियम के द्वारा कॉज होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हार्ड ब्लैक पैचेस देखने को मिलते हैं पोटैटो के ऊपर, देखिए कुछ इस तरीके से। और दूसरी चीज, जो पैचेस कैन बी इरेगुलर इन शेप, ये देखिए यहाँ पे कहीं बड़े हैं कहीं छोटे हैं, इसी तरीके से ये देखने को मिलते हैं। तो राइजोक्टोनिया सोलेनाई, ब्लैक स्कर्फ ऑफ पोटैटो।
विच ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस ऑफ ओपियम इज यूज्ड टू कफ सिरप। कफ सिरप को बनाने में ओपियम का अफीम का कौन सा सब्सटेंस इस्तेमाल किया जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कोडीन। कोडीन का इस्तेमाल किया जाता है कफ सिरप को बनाने में। अफीम से कोडीन और मार्फिन निकाली जाती है। मार्फिन और कोडीन दवाइयां बनाने में उपयोग की जाती हैं। इसके बारे में जानकारी यहाँ पे है। अफीम में कोडीन और मार्फिन की मात्रा की जांच नीचम और यूपी के गाजियाबाद की एल्कोलाइड फैक्ट्री में की जाती है। अफीम की जांच के बाद ही सरकार उसकी क्वालिटी तय करती है और उसके दाम को भी। अफीम निकालने के बाद बचा डोडा भी नशे के काम में आता है। इसकी भी बड़ी मात्रा में तस्करी की जाती है। द डेवलपमेंट ऑफ रंगीन मछली ऐप सपोर्टेड बाई विच स्कीम। अभी अभी रंगीन मछली ऐप को डेवलप किया गया है और इसको किस स्कीम के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना स्कीम के द्वारा रंगीन मछली ऐप को सपोर्ट किया जाता है। द टोटल इफेक्टिव इंपोर्ट ड्यूटी ऑन एडिबल ऑयल इज। एडिबल ऑयल पर टोटल इफेक्टिव इंपोर्ट ड्यूटी कितनी है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 27.5%। क्रूड ऑयल पर देखेंगे यहाँ पे 27.5% इफेक्टिव ड्यूटी है और रिफाइंड ऑयल पर 35.75% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। विच फैक्टर इन्फ्लुएंसेस द डिकम्पोजिशन रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉयल। डिकम्पोजिशन रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉयल। सॉयल में ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन रेट को किस फैक्टर के द्वारा सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है, वाटर टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन एज दे रेगुलेट द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर टेम्परेचर गर्म होता है तो डिकम्पोजिशन रेट को ये बढ़ा देता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और एक्टिविटी को भी ये इंक्रीज करता है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ह्यूमस इन सॉइल इज। मृदा में ह्यूमस का मुख्य कार्य क्या है? मृदा में ह्यूमस का मुख्य कार्य है बफरिंग एजेंट के रूप में काम करना। ठीक है, ये आप याद रखेंगे कि ह्यूमस बफरिंग एजेंट के रूप में काम करता है सॉइल में। द जेस्टेशन पीरियड इन रैबिट्स टिपिकली रेंज फ्रॉम। रैबिट की जो जेस्टेशन पीरियड होती है उसकी रेंज क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 28 से 32 दिन। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को योर एग्री ट्विटर नाम से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो की पीडीएफ आपको जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी और ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आज आपने कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।